हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गंतव्य ज्ञान में। तो आज हम जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं वो अभी परिस्थितियों को देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है और कम से कम लॉ के स्टूडेंट्स के जानने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम तुरंत हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 ख। तो दोस्तों, धारा 13 ख जो है वो पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न ये बनता है कि यदि पति पत्नी की पारस्परिक सहमति द्वारा कोई तलाक कैसे किया जा सकता है, यानी विवाह विच्छेद कैसे किया जा सकता है? क्या पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात कोई एक पक्षकार अपनी सहमति वापस ले सकता है? और अगर वो ले सकता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? तो बात करते हैं दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 ख। ये हमें बताती है कि हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 में क्या हुआ था। बेसिकली इसके अनुसार विवाह में दोनों पक्षकारों द्वारा विवाह विच्छेद के लिए सम्मिलित रूप से याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ये अधिनियम 1976 में इसमें ये धारा जोड़ी गई है। तो पारस्परिक सम्मति के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका तभी प्रस्तुत की जा सकती है जब नंबर 1, पति एवं पत्नी 1 वर्ष या इससे अधिक समय से अलग रह रहे हों। नंबर 2, वे एक साथ रहने में असमर्थ हों। नंबर 3, उन्होंने पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद कराना स्वीकार कर लिया हो, अर्थात वे पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद के लिए सहमत हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इसके अंदर आता है, जयश्री बनाम रमेश। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद के लिए इन तीनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। क्या ठीक है? आगे बात करते हैं कि जब किसी मामले में इन तीनों शर्तें पूरी हो जाती है तो न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। 3 कौन कौन से हो गए? पति पत्नी का 1 वर्ष से अधिक समय से अलग रहना, एक साथ रहने में असमर्थ हो जाना, और तीसरा विवाह विच्छेद सम्मति से स्वीकार कर लेना। अब बात करते हैं पृथक पृथक रहने की बात। तो पृथक पृथक रहने से क्या मतलब है? तो पारस्परिक सम्मति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि पति पत्नी 1 वर्ष या इससे अधिक अवधि से पृथक पृथक रह रहे हो, यानी अलग अलग रह रहे हो। ठीक है? कीर्ति भाई बनाम प्रफुल्ल बेन, ये गुजरात का एक मामला है। इसमें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि पृथक पृथक रहने से अभिप्राय पति पत्नी की तरह नहीं रहने से है। यदि पति पत्नी एक स्थान पर रहकर भी पति पत्नी की तरह नहीं रहते हैं तो इसे पृथक पृथक रहना ही माना जाएगा। एक ऐसे ही अन्य केस में जितेंद्र बनाम गीता देवी, जो कि पंजाब एंड हरियाणा का केस है, उस मामले में भी ये निर्धारित किया गया है कि विवाह के 1 वर्ष के भीतर पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दायर नहीं की जा सकती। इस मामले में पक्षकारों का विवाह दिनांक 5 दिसंबर 2004 को हुआ था और विवाह विच्छेद की याचिका 23 अगस्त 2005 को दायर की गई। तो इसे संधारण योग्य नहीं माना गया। 1 वर्ष की समय अवधि होना आवश्यक है। अच्छा, साथ साथ रहने में असमर्थता का क्या मतलब है? तो पारस्परिक सम्मति के आधार पर विवाह विच्छेद की दूसरी शर्त पति पत्नी का एक साथ रहना असंभव हो जाना है। शमिष्ठा बनाम ओम प्रकाश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जब पति पत्नी के बीच इतनी कटुता उत्पन्न हो जाती है कि उनका एक साथ रहना नितांत असंभव हो जाता है, तब विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया। एक ऐसा ही केस विपिन कुमार सामल बनाम मिनर्वा स्वेन के मामले में ये निर्धारित किया गया है कि जहां वैवाहिक जीवन में ऐसी दरार पड़ गई हो कि उनका जुड़ना असंभव हो गया हो, वहां पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित किया जाना उचित है। अन्य आधार आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। तो यह भी उल्लेखनीय है कि पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका में अन्य किसी आधार का उल्लेख किया जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है और न ही अन्य किसी आधार पर उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसा कि रवि बनाम शारदा के केस में ये सुनिश्चित किया गया है।
अच्छा, इसके अंदर क्या आवश्यक है, क्या एक इम्पोर्टेंट चीज का इसमें होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसके अंदर संयुक्त प्रस्ताव आवश्यक है। तो पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद के मामलों में याचिका का पति एवं पत्नी दोनों की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये गिरिजा बनाम विजय नंदन का एक केस आया था 1995 में केरल के अंदर। कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या विवाह विच्छेद के लिए सम्मति देने के पश्चात उसे वापस लिया जा सकता है। तो एक ऐसा केस आया था जयश्री बनाम रमेश, ये 1984 का केस है। और एक केस हो रहा था नक्षत्र सिंह बनाम हरचरण कौर, ये पंजाब एंड हरियाणा का केस है 1986 का। इनके मामलों में इसका नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा गया है कि एक बार स्वीकृति या सम्मति देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसे वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो धारा 13 ख का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। लेकिन संतोष बनाम वीरेंद्र, जो कि 1986 में राजस्थान का केस है, सुरेष्टा बनाम ओम प्रकाश, ये, और इसके अलावा अशोक बनाम रूपा आदि के मामलों में ये कहा गया है कि ऐसी सम्मति को डिक्री पारित होने से पूर्व कभी भी वापस लिया जा सकता है। डिक्री अगर पास नहीं हुई है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर एक बार डिक्री पारित हो गई उसके बाद में इसको आप वापस नहीं ले सकते। कहा तो यहां तक भी गया है कि सम्मति का डिक्री पारित होने तक बने रहना बिल्कुल आवश्यक है। एक पंजाब एंड हरियाणा का केस हो रहा था रूपाली उर्फ चेतना बनाम सुनील दत्त का। इस मामले में ये निर्धारित किया गया है कि जहां जहां सम्मति कपट अथवा असम्यक असर द्वारा प्राप्त की गई हो, वहां इसका विवादक बताकर इसे साबित कराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पत्नी की सम्मति का डिक्री पारित होने तक बने रहना आवश्यक है। पत्नी डिक्री पारित होने से पूर्व कभी भी अपनी सम्मति को वापस ले सकती है। अच्छा, एक ऐसे ही केस हो रहा था एस कुमार बनाम KS यशोदा, ये मद्रास का एक केस है। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि पत्नी पारस्परिक सम्मति के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए सहमत नहीं हो तो विवाह विच्छेद की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B यानी 13 ख। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें आप गंतव्य ज्ञान को, और इसकी बेल आइकन को आप जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इससे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।